देखेंगे राज्य और राष्ट्र में अंतर। तो वर्तमान युग में क्या है, अधिकांश है ना, वर्तमान युग में अधिकांश राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्र राज्यों का रूप ग्रहण कर लिए जाने तथा राज्य और राष्ट्र की एक समान सीमाओं के कारण इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का क्या समझाता है, पर्याय समझते हुए प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है ना। उदाहरण के लिए जब हम भारत राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा आशय भारत राज्य से होता है ना। यहाँ पे स्पष्ट बोले कि भारत राष्ट्र का अब हम वहाँ पे उल्लेख करें तो उसका स्पष्ट अर्थ क्या हुआ, भारत राज्य से होता है। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न राज्यों के अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया है, जबकि विशुद्ध पारिभाषिक दृष्टि से यह राष्ट्रों का संघ न होकर क्या है, राज्यों का संघ है। अतः इसका नाम संयुक्त राज्य संघ होना चाहिए था। इतना ही नहीं, विश्व के विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों की चर्चा करते हुए भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार व्यवहार में राज्य और राष्ट्र का अनेक बार एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है, जबकि वास्तव में ये दोनों शब्द राजनीति विज्ञान की दृष्टि से क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची और समानार्थी नहीं है। इनमें मौलिक रूप में क्या है, पर्याप्त भिन्नता है ना। इन दोनों के मौलिक अंतर को हम क्या कर सकते हैं, निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला दिया राष्ट्र भावनात्मक एकता का मूर्त रूप और राज्य का आधार राजनीतिक एकता है ना। तो राष्ट्र क्या है, मनुष्य की आध्यात्मिक अथवा भावनात्मक एकता का क्या है, मूर्त रूप है, जिसका संबंध जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से होता है, जबकि राज्य पूर्ण रूपेण क्या है, एक राजनीतिक संगठन है जिसका संबंध जीवन के भौतिक पक्ष से होता है ना। यहाँ पे राष्ट्र भावनात्मक एकता का मूर्त रूप और राज्य का आधार राजनीतिक एकता, मतलब यहाँ बोले कि राष्ट्र क्या है, मनुष्य है ना। राष्ट्र मनुष्य की आध्यात्मिक अथवा भावनात्मक एकता का यहाँ पे क्या है, मूर्त रूप है ना, जिसका संबंध क्या है, जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से होता है ना। जबकि राज्य पूर्ण रूपेण क्या है, एक राजनीतिक संगठन है जिसका संबंध जीवन के भौतिक पक्ष से होता है। ठीक है। दूसरा इसमें दिए संप्रभुता राज्य का आवश्यक लक्षण है, राष्ट्र का नहीं। तो संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है, जबकि राष्ट्र में संप्रभुता का होना अनिवार्य नहीं है। वो राज्य के लिए आवश्यक है लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं। तो क्योंकि संप्रभुता के अभाव में भी जन समुदाय द्वारा राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्र होने के लिए स्वतंत्र होने की भावना ही क्या है, पर्याप्त होती है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत स्वयं में राष्ट्र तो था परंतु राज्य नहीं था, है ना। तीसरा इसमें देख, कभी कोई राष्ट्र राज्य नहीं होता है। तो प्रत्येक राज्य आवश्यक रूप से राष्ट्र और प्रत्येक राष्ट्र आवश्यक रूप से राज्य नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऑस्ट्रिया हंगरी का राज्य था, राष्ट्र नहीं। इसी प्रकार यूरोप के कुछ शक्तिशाली राज्यों द्वारा पोलैंड का आपस में बंटवारा कर लिए जाने पर उसकी क्या है, स्वतंत्रता का अपहरण है ना, अपहरण हो जाने के कारण पोलैंड नामक राज्य का तो अंत हो गया, परंतु पोलैंड नामक राष्ट्र का कभी अंत यहाँ पे नहीं हुए हैं। स्पष्ट बताइए कि कभी कोई राष्ट्र राज्य नहीं होता है ना। चौथा इसमें दिया है एक राष्ट्र कई राज्यों में विभाजित हो सकता है। तो एक ही राज्य में अनेक राष्ट्रीयता के लोग निवास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान स्विट्जरलैंड में जर्मन, इटालियन और फ्रेंच राष्ट्रीयता के लोग निवास करते हैं, जबकि एक ही राष्ट्र है ना, जबकि एक ही राष्ट्र के कई राज्यों में बटा हो सकता है। जबकि एक ही राष्ट्र कई राज्यों में क्या होता है, बटा हो सकता है। इसके एक ही राष्ट्रीयता के लोग कई राज्यों में फैले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पोल जाति के लोग कई राज्यों में फैले हुए हैं, है ना। पोल जाति के लोग क्या करते हैं, कई राज्यों में फैले हुए हैं। पांचवा इसमें राज्य का क्षेत्र सीमित, राष्ट्र का असीमित। तो राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य होता है, जबकि राष्ट्र के लिए किसी निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य नहीं है ना। क्योंकि क्या है, क्योंकि उसके एक ही राष्ट्रीयता के लोगों के भूभागों में क्या है, फैले होने के कारण राष्ट्र की सीमा निश्चित नहीं होती, है ना।
इसमें छठवां दिया है कि राज्य संगठित परंतु राष्ट्र संगठित व असंगठित दोनों प्रकार का, मतलब राज्य क्या है, सरकार के बिना जीवित नहीं रह सकता, जबकि राष्ट्र संगठित और असंगठित क्या है, दोनों ही रूपों में यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। सातवां इसमें दिया है कि राज्य प्रभुत्व संपन्न और राष्ट्र प्रभुत्वहीन, है ना। तो राज्य क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था होने के कारण क्या है, वहाँ पे अपने आदेशों का पालन कराने और विद्रोहियों को क्या करते हैं, यहाँ पे दंडित करने की क्या रखता है, वो यहाँ पे शक्ति रखता है। जबकि क्या है, राष्ट्र के पास केवल आध्यात्मिक बल ही होता है ना। कोई भी राष्ट्र राज्य का रूप ग्रहण कर लेने पर ही दंड देने की शक्ति से युक्त हो सकता है। राज्य और राष्ट्र के अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर जिरमन ने लिखा है, धर्म की भांति राष्ट्रीयता भावात्मक प्रवृत्ति है, परंतु राज्यत्व बाह्य वस्तु है। राष्ट्रीयता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, परंतु राज्यत्व राजनीतिक प्रश्न है। राष्ट्रीयता मन की स्थिति से संबंध रखती है, परंतु राज्यत्व एक कानूनी मामला है। क्या प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्येक राष्ट्र एक राज्य है? तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता की तरह ही राष्ट्र शब्दों का प्रयोग भी प्रायः एक ही अर्थ में कर लिया जाता है। यहाँ तक कि राज्यों के आपसी व्यवहार में भी हमें ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण वर्साय संधि के द्वारा किया गया था, उसका नाम क्या था? संसार के राजन यज्ञों ने राष्ट्र संघ में ही क्या किया था, उसको रखा था। इसी तरह आज भी विश्व के राज्यों का संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाता है। अर्जेंटीना राज्य के संविधान में उस राज्य का नाम अर्जेंटीना राष्ट्र रखा गया है। दूसरी ओर अमेरिका और आयरलैंड सरीखे देशों ने अपने आप को क्या किया, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका या और आयरिश स्वाधीन राज्य कहलाना ही अधिक पसंद किया है। इस प्रकार राष्ट्र और राज्य शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग करने से काफ़ी क्या है, उलझन पैदा होती है, क्योंकि राजनीति शास्त्र में इन शब्दों का अर्थ अलग अलग है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में एक राष्ट्र राज्य तथा राष्ट्रीयता का योग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य है, दोनों के बीच यहाँ क्या है, निम्नलिखित अंतर मौजूद है। तो राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता नामक 4 तत्वों का होना अनिवार्य, राज्य के लिए 4 तत्वों का होना यहाँ पे आवश्यक है। लेकिन क्या है, राष्ट्र के संबंध में जन समुदाय के अलावा अन्य निश्चित तत्वों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। राष्ट्र को बनाने से संबंधित तत्व बराबर बदलते रहते हैं। जब राष्ट्र निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा कर लेता है तो वह क्या कहलाता है, राज्य बन जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या। तो जनसंख्या राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व है ना, सबसे महत्वपूर्ण वही है। और राज्य एक मानव समुदाय है और मानव के बिना राज्य की स्थापना कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। लिकाउ का कथन है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निर्जन प्रदेश में राज्य का निर्माण क्या संभव नहीं है, परंतु 1-2 व्यक्ति या 1-2 परिवार मिलकर ही राज्य का स्वरूप धारण नहीं कर सकते, है ना। 1 परिवार 2 परिवार मिलकर कोई राज्य का निर्माण नहीं कर पाते हैं। मतलब गिलक्राइस्ट ने कहा है कि अकेला कुटुंब भी राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। राज्य समुदाय है और अनेक सामाजिक समुदायों से श्रेष्ठ है। अतः राज्य के अस्तित्व के लिए क्या है, अनेक कुटुंबों मतलब अनेक परिवारों का, है ना, होना, अनेक कुटुंबों तथा अन्य समुदायों का सामूहिक जीवन आवश्यक है। यही जनसंख्या चाहे वह अधिक हो या कम राज्य का निर्माण करती है। इसीलिए प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति या विराट रूप और ब्लेंसली ने जनसंख्या को राज्य के अस्तित्व का क्या बताया, आधार बताया है ना। गार्नर ने भी राज्य को न्यूनाधिक बहुसंख्यक व्यक्तियों का समुदाय कहा है। इसी प्रकार लास्की, बर्गेस और गैटिल आदि समस्त विचारकों ने जनसंख्या को राज्य की सर्वप्रमुख और अनिवार्य तत्व माना है। अब प्रश्न यह उठता है कि जनसंख्या कितनी हो। इस संबंध में प्राचीन काल से ही विचारकों में पर्याप्त मतभेद रहा है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या
5040 और रूसों ने 10,000 बतलाया है। परंतु वर्तमान में स्थिति यह है कि विश्व में जहां एक और आज मोनाको और लेक्सबर्ग आदि ऐसे राज्य भी अस्तित्व में हैं जिनकी जनसंख्या मात्र हजारों तक ही सीमित है। दूसरी ओर भारत और चीन ऐसे विशालकाय राज्य भी हैं जिनकी जनसंख्या करोड़ों में है। अतः राज्य के लिए जनसंख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। डॉक्टर अप्पोदराय ने लिखा है, राज्य के लिए जनसंख्या आवश्यक है, परंतु न तो राज्य की निम्नतम जनसंख्या निर्धारित की जा सकती और न ही अधिकतम। परंतु एक बात अवश्य कही जा सकती है कि राज्य के निश्चित भूभाग में उचित अनुपात होना चाहिए। यह अनुपात ऐसा हो कि क्या जनता सुविधापूर्वक अपना भरण पोषण यहाँ पे करते हुए बाह्य आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा कर सके, है ना। तो मतलब जनसंख्या के संबंध में दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि जनसंख्या कैसी हो। यह प्रश्न जनसंख्या कितनी हो से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता का स्वरूप पर ही राज्य का स्वरूप क्या है, निर्भर करता है। अरस्तु ने ठीक लिखा है, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं ना। जब व्यक्ति श्रेष्ठ रहेंगे, नागरिक ही श्रेष्ठ रहेंगे, तो वो श्रेष्ठ राज्य का ही निर्माण कर सकेंगे। अतः यह आवश्यक है कि नागरिक चरित्रवान हो। और वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में क्या करे, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता ही भटकी हुई जनता का मार्गदर्शन करती है और राज्य के प्रति त्याग, भक्ति, प्रेम और बलिदान की भावना जागृत करती है। इस प्रकार राज्य की जनसंख्या में उपयुक्त गुणों का होना क्या है, यहाँ पे परम आवश्यक है।